कि यूक्रेन ने बड़ा हैरत अंगेज़ एक काम किया, किस तरीके से ड्रोन स्मगल किए और 40 या 43 के करीब जो उनके बड़े फाइटर जेट्स थे उनको तबाह किया और एक बड़ी दुनिया हैरत में चली गई। और अब हमने देखा कि इस तरह रशिया उसको रिटेलिएट कर रहा है, उसने फिर कई किलोमीटर या मील का इलाका दोबारा और नेक्स्ट कर लिया है। मगर मीनवाइल यूक्रेन ने एक और काम किया है कि उसने एक क्रीमिया बेसिकली हिस्सा था यूक्रेन का, और यूक्रेन का ये वो हिस्सा था जहाँ रशियन बोली जाती है मोस्टली, तो इसको पहले अनेक्स कर चुका है, अपने अंदर शामिल कर चुका है रशिया। और अब इसका एक पुल है, ये कई किलोमीटर पर मुहित बड़ा लंबा पुल था, तो इसको इन्होंने नीचे से इसको एक्सप्लोड किया है, तो ये जंग रेज कर रही है। और इसमें मियां साहब मेरा ये ख्याल है कि अमेरिका बहादुर तो नहीं लगता कि ट्रंप साहब की कोई एम्बिशन अब ऐसी नहीं रही जो इससे पहले जो बाइडन की थी कि जो है इसको अपने घुटनों पर लेके आए, लेकिन जो यूरोप है वो बहुत खौफजदा है। और यूरोप ने 2 वायलेशंस की हैं। पहली वायलेशन उसने ये की है जो हमने यहाँ अपने प्रोग्राम में डिस्कस की थी मियां साहब, कि उसने बहुत से जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको वायोलेट किया, जो भारत को राफेल दिए और जो असला दिया, क्योंकि प्रोटोकॉल के मुताबिक शहरी आबादियों पर यह असला इस्तेमाल नहीं हो सकता था। मगर चूंकि दुनिया तो ताकत के असूल पे चलती है ना, इखलाक और जो ज़मीर है इसका तो जनाजा कब से वेस्ट ने निकाल दिया। गज़ा में देख लें, इराक़ में देख लें, शाम में देख लें, तो ये एक तो ये वायलेशन। और अब मेरे ख्याल है, मेरा एनालिसिस है, खबर भी बन सकती है कि जो ये बड़े खौफजदा हैं, क्योंकि अब कह चुका है जो बरतानवी प्राइम मिनिस्टर है कि जी हम मज़ीद जो है हम अपना बजट बढ़ाएंगे। इसके बाद हमने देखा कि कई मुल्कों ने कहा, जर्मनी ने कहा जी हम जो है एटमी धमाका करेंगे, उसने एक और मुल्क ने कहा यूरोप में। तो मुझे लगता है कि ये खौफजदा हैं और ये जंग अब बेसिकली प्रॉक्सी बन गई है। पहले ये प्रॉक्सी अमेरिका की था जो यूक्रेन है, अब ये यूरोप की प्रॉक्सी लगता है। आपका टेक क्या है इस पर? देखें कायद साहब, ये तो बात पक्की है और माहिरीन ये कहते हैं कि ये मानने में नहीं आता कि यूक्रेन जो है वो इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन पर जो जंग मुसल्लत की गई है, जंग जो हुई दोनों मुल्कों के दरमियान, उस पर काफ़ी अरसा गुजर चुका है और यूक्रेन तकरीबन जो है वो इस पोजीशन में नहीं है, ना माली तौर पर, ना टेक्नोलॉजी के तौर पर, और ना जो है वो फौजी अस्करी तौर पर जो है इस पोजीशन में है कि वो रूस पर इस तरह के हमले करे। जिस तरह आपने देखा कि जो पुतिन है उन पर कातलाना हमला किया गया और बाद में जिस तरह ड्रोन हमले हुए और जिस तरह उनको वहां संबल्ड किया गया और वहां पर ले जाया गया और इसमें 1 साल लगा, ये सारी की सारी कार्रवाइयां जो हैं, और पुल उड़ाया गया फिर इस तरह ये सारी कार्रवाइयां का जो तर्ज है, जो तरीकाकार है, वो मुसाद का लगता है। माहिरीन कहते हैं कि ये मुसाद तर्ज की कार्रवाइयां हैं कि जाके टारगेट किलिंग करनी, जिस तरह ईरान में कराई गई, फिर उसके बाद जिस तरह की कार्रवाई की गई, इस लगता यही है कि ये जो माहिरीन कहते हैं कि मुसाद तर्ज की कार्रवाइयां हैं, क्योंकि बरतानिया अगर ये मामला करता तो बरतानिया के पास भी इतनी टेक्नोलॉजी इस तरह की नहीं है। ये इसमें कोई शक नहीं कि यूरोप जो है वो रूस के खिलाफ है और रूस को जो है वो शिकस्त देना चाहता है यूक्रेन के जरिए, लेकिन यूक्रेन एक बैटलफील्ड बना हुआ है। जो माहिरीन का खदशा जाहिर कर रहे हैं वो इजराइल की तरफ इशारा कर रहे हैं, और क्योंकि इजराइल इसलिए इशारा किया जा रहा है कि ईरान के साथ रूस के ऐसे ही ताल्लुकात हैं कि अगर ईरान पर हमला होता है तो रूस पर हमला तस्वर किया जाएगा, रूस पर हमला होता है तो ईरान जो है वो अपने ऊपर हमला तस्वर करेगा। इसलिए दूसरा शाम में देखें कि वहां पर रूसी मौजूदगी वहां पर मौजूद है, तो ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कहीं वो ड्रोन जो हैं वो इजरायली तो नहीं थे, और ये बाकायदा तौर पर तहकीकात की जा रही है कि क्या इजरायली मोसाद जो है वो यूक्रेन में अपना मिशन, खुफिया मिशन जारी रखे हुए है, और उन्हें सर 1 मिनट सिर्फ कि उनके जो एहलकार हैं वहां पर मौजूद हैं। ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वहां पर जो लड़ाई हो रही है उसमें बाकायदा तौर पर इजरायली जो एहलकार हैं वो हिस्सा तो नहीं ले रहे, और यह भी हो रहा है कि क्या यूक्रेनी सदर और इजराइल के वजीर आजम की खुफिया मुलाकात तो नहीं हुई। इस हवाले से भी इशारे किए जा रहे हैं, और यह भी कहा जा रहा है कि अगर ऐसा है तो फिर रूस जो है वो इसका बदला लेगा और इस तरह की कार्रवाई वहां से भी हो सकती है। शुमाली कोरिया की जानिब उन्होंने अपने वफूद भेजे हैं, और शुमाली कोरिया भी हो सकता है इस जंग का हिस्सा बन जाए और ये जंग फैल जाए। कैसा? अच्छा, नहीं, मैं समझता हूं कि जिस तरह हमने कल बात की और हमारे साथ जो 2-3 हमारे
दिफाई तजिया निगार थे, वो कह रहे थे कि यूक्रेन तक रहेगी, अभी फ़िलहाल बियॉन्ड नहीं ये जाएगा, लेकिन उसको ब्लीड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी कीमत तो यूक्रेन के अवाम ही देंगे। मगर एक बात जो हमारे पहले तजिए में रह गई मियाँ साहब, इवन इंडियन जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि जो इज़राइल है, जो उसकी टेक्नोलॉजी है, जिस तरह वो एक्सपोज हुई है, जो उन्होंने मिल के जाइंट पाकिस्तान पे हमला किया था, ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो ये लंदन बेस्ड जो दिल्ली बेस्ड जो जर्नलिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो तो उसकी टेक्नोलॉजी तो बस सिर्फ निहत्ते जो गज़ा के लोग हैं उन पे ही चलती है। अब ये है कि जो उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी, इस पे पहले भी बहुत सारी बात होती रही, बिला वजह हमारे ऊपर भी उंगलियां उठाई जाती रहीं, जो उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम था इसका नॉर्थ कोरिया का, मगर उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी में तो उसने, जो ट्रंप साहब वहाँ दौरा करने गए थे, उसने कह दिया था कि आपकी सरहदों तक मैं अपना एटम बम पहुँचा सकता हूँ, और फिर जाके ट्रंप साहब वहाँ खुद दौरा करके आए थे और मिल के आए थे जो लीडर है नॉर्थ कोरियन। तो इसलिए मेरे ख्याल में मियाँ साहब ये जंग जो है, मेरे ख्याल इनको नहीं करनी चाहिए। बड़ी आकबत ना अंदेशी कर रहा है यूरोपियन जो रूलिंग क्लास है, और वो जो इस तरीके से इस जंग को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन कायद साहब, मुझे तो जंग फैलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह नॉर्थ कोरिया में भेजा गया है, रूस की जानिब से वफूद भेजे गए हैं, और वहां पर जो मिसाइल बाकायदा तौर पर कहा गया है कि तैयारी की जाए, और वहां से यूरोप की तरफ जो है वो यलगार होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया जो है वो अमेरिका के साथ भी उसके ताल्लुकात ठीक नहीं है, ना यूरोप के साथ ताल्लुकात ठीक है, और यूरोप जो है वो हर सूरत चाहता है कि रूस जो है उसको शिकस्त हो, जो कि रूस नहीं होने देगा। और जो सदर पुतिन है वो मुख्तलिफ अहदाफ पर और मुख्तलिफ जो एंगल से इसकी तहकीकात करवा रहे हैं, और साथ साथ अपना जो है वो तैयारी भी कर रहे हैं, और मुमकिन है कि वे एक मल्टीपल टास्क जो है वो अचीव करने की कोशिश करें, और जो उनके अनदेखे और छुपे हुए दुश्मन हैं उन पर भी जो है वो टारगेट जो है वो करें। अब थोड़ा वक्त कम है, तो हम ये देखते हैं कि ये जो जी एक्सपोर्ट हम बढ़ा देंगे, 20-30 तक ले आएंगे, ये मतलब ये इस तरह के टॉल क्लेम्स करते रहते हैं। कोई इस हवाले से भी है तो 60 बताएं हमें अगर होगा तो ये है, ये कर सकते हैं मियाँ साहब। आई डोंट थिंक सो। उसकी वजह मैं तो चाहता हूँ कि हम एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएं, मगर बात यह है मियाँ साहब, या आप माल बना सकते हैं या मुल्क बना सकते हैं। जो जब माल ज़ाती बनाने हों, और जब जो है जिस तरह वो अफलातून ने कहा था एक दफ़ा कि ये जो माल बनाएं भाई, वेल्थ क्रिएशन तो हमारे सोहेल बड़ाई साहब भी कहते हैं बड़ी अच्छी बात है, होनी चाहिए, और होनी भी चाहिए वेल्थ क्रिएशन, मगर वेल्थ क्रिएशन वाले और होने चाहिए, और सरकार चलाने वाले कोई और होने चाहिए, क्योंकि ये जो हमने मिक्स किया है ये बड़ा ही बुरा हमारा तजुर्बा हुआ। और फिर हमने देखा कि जो सियासी ताकत है या रियासती ताकत है, अच्छा वो उन्होंने इस्तेमाल किया। अब ये कॉमर्स मिनिस्ट्री का बयान आपके सामने मियाँ साहब, भला सा क्या है भाई, ज़रा बोल के बताएं मुझे, क्या है जी ये 60 बिलियन एक्सपोर्ट्स बाय 2030 टारगेट, यानी अनअचीवेबल। मैं बिल्कुल आपसे इत्तफाक करता हूँ, हुजूर आप 30 बिलियन तक रख लें तो बड़ी बात है। खुदा का शुक्र करें कि यूरोप और अमेरिका और मिडिल ईस्ट के मेहनत कश हमें जो है वो भेजते हैं, पैसे भेजते हैं इस मुल्क में, तो यहाँ का धंधा चलता है। तो भाई नहीं है ये आप, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मियाँ साहब आप और मैं कब से ये शो कर रहे हैं, एक भी मीनिंगफुल इस्लाहात नहीं की गई इस बिजली को ठीक करने के लिए, इसको सस्ता करने के लिए। कैसे आप इतनी महंगी बिजली के साथ आप एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे? आप कंपीट ही नहीं कर सकते। आपने पिछले बजट में रोल ओवर कराया, दुबई से पैसे लिए, आपने जो है वो कर्जे और उधार पे पेट्रोल ले रहे हैं आप। इस दफ़ा आपका कितना रोल ओवर था पिछले, यानी वाहिद अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ जो अभी 800 मिलियन की मैंने अभी बात की ADB से लेना आपने, और इस पर आप बगलें बजा के खुश होते हैं, इससे तो शर्म के डूब के मर जाना चाहिए हमें। और साथ अवाम पर आप मिसाल के तौर पे मियाँ साहब, जिस तरह हमने और आपने स्टोरी की थी, जो 4 पैसे लोग रख के बैंकों में कुछ खाते थे उस पर भी हमला करवा दिया। यानी आज फिर मैं एक फ़ोन बैंक से सुन रहा था, मुझे तो ज़ाती तौर पर माफ़ कीजिए फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लोग इस पे हैं कि जी आपने जी ये तो हम आपको इस्लाम के नाम पे आपने वो जो उनको खुली छूट दे दी बैंकों को कि जी जितनी मर्जी से वो करते रहें। मैंने 2-3 बैंक मैनेजर से बात की, मैं स्टोरी करना चाहता था, इट वॉज नॉट अ पर्सनल इशू। तो उसमें आप आ रहे हैं कौमी बचत के हवाले से, आपने पूछा जी आप मियाँ साहब कह रहे थे कि चुक के कितने ले जाओ।
सबसे ज्यादा टैक्स जो है वो सैलरीड क्लास दे रही है, और आप क्या कर रहे हैं, कर्जे ले रहे हैं। आखिरी बात मियां साहब, आखिरी बात की बरामदात है, ये तो मुमकिन नहीं है। ये फिगर कहां से आया, कैसे ये दिया गया, ये तो कॉमर्स मिनिस्ट्री ने भी कह दिया है कि ये पॉसिबल नहीं है। मैं एक बात मुकम्मल कर लूं, वाकईतन पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो बरामदात का हदफ मुकर्रर किया गया है काजी साहब 2025-26 के लिए, मैं एक बात मुकम्मल कर लूं। बात ये है, ये आप जहाज भरते हैं आज भाई हमने फतह कर ली, एक बंदा भेज दो, या जो आपके लोग वहां बैठे हुए हैं, जो आपके सफीर बैठे हुए हैं, उन्हें काम करने दे। इधर 7-5 MNA को फिर अपने डॉलर हमारे पास टके के लिए नहीं है, धक्के खाते फिरते हम डॉलरों के लिए, उसको भी भेज दिया जी, उसको भी भेज दिया जी। ये बहुत बड़े माशाल्लाह डिप्लोमेट हैं और वहां जाके फतह कराएंगे। आपकी जहां जो जमीन पे फतह हुई है उसी ने आपकी डिप्लोमेसी की फतह करवाई है, और आपको चाहिए कैबिनेट छोटी करें। अब आपने क्रिप्टो करेंसी का भी वजीर लगा दिया है, तो स्मार्ट करें। ये जो हमें टाइम मिला है इसमें से हम निकलें, वरना ये है कि ये हमारी फतवात हैं वो मैशत के महाज पे खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड मेरे मुंह में खाक, कहीं वो बिल्कुल रह ही न जाए। जी मियां साहब, आप बात मुकम्मल करें। अब देखिए काजी साहब, ये वजीर की आपने बात की, क्रिप्टो करेंसी की एक वजारत बन रही है, और ये भी खबर है कि 4 वज़रा और भी आ रहे हैं, नए वज़रा, और एक वजारत जो है बड़ी तब्दील होने जा रही है। उसकी मैं खबर दूंगा बाद में कि कौन सी वजारत है। अभी यही है कि 4 वज़रा नए आ रहे हैं। और जो बात बरामदात की हो रही है, बरामदात का हदफ जो है वो बिल्कुल गैर हकीकी है, क्योंकि 60 अरब डॉलर की बरामदात नहीं हो सकती, वो उसका टारगेट अचीव नहीं हो सकता। जो आज इजलास हुआ है वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत, उसमें यह कहा गया है कि बरामदात का जो हदफ है वो 35 अरब डॉलर तक जो है वो रखा गया है, क्योंकि जो पहले हदफ मुकर्रर किया गया था उसको गैर हकीकी था, गैर हकीकी कहा गया, बताया गया इदारों की जानिब से, और फिर ये हदफ जो है 35 अरब डॉलर का रखा गया है। जो बजट का हजम है वो 17,500 अरब रुपए का रखा गया है। ये 1,300 अरब रुपए ज्यादा है रवा माली साल से, जो आइंदा माली साल का होगा। लेकिन जो टैक्स कलेक्शन है उसका हदफ पहले से कम कर दिया गया है, 14,100 अरब रुपया जो है रखा गया है, पहले 14,300 अरब रुपए था। और इसमें दूसरा ये है कि जो सोलर की आज मीटिंग हुई है वजीर तवानाई के ज़ेर सदारत, उसमें यह कहा गया है कि सोलर जो है वो उस पर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, सोलर की हौसला शिकनी नहीं की जाएगी, नेट मीटरिंग उसी तरह चलेगी जिस तरह चल रही है। उसका मैकेनिज्म जो है वो थोड़ा सा तब्दील किया जाएगा ताकि उसकी पे बैक जो सरमाया है, जो मुद्दत है वो कम हो जाए। और इस हवाले से कहा गया है, तमाम स्टेक होल्डर्स वहां पर मौजूद थे, ये कहा गया है कि किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा और ना ही कोई इजाफी टैक्स जो है वो इस पर शामिल होगा, ना किसी टैक्स की जो छूट खत्म की जाएगी। और इस हवाले से यह भी बताया गया है कि सोलर जो पैनल्स हैं वो जिस तरह पहले दरामद हो रहे थे उसी तरह ही दरामद होंगे, और लग यही रहा है कि सोलर जो नेट मीटरिंग है वो आइंदा बजट में भी उसमें सहूलत मिलने वाली है। और उस हवाले से कोई किसी किस्म का हुकूमत ने दावा किया है, वजीर तवानाई ने, कि कोई हम कदगन नहीं लगाने चाह रहे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का ही ये मनसूबा था, वही इसको लेके चलेगी, और सोलर नेट मीटरिंग के लिए कोई किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं आ रहा। 15 साल ये मेरे पास फिगर्स हैं, 15 साल में ये जी मैं देख रहा हूँ कि ये जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं इसमें लिखा हुआ है, जो हमारी रिसर्च टीम ने बताया कि पाकिस्तान की बरामदात आज भी 30 अरब डॉलर के करीब है, जो 15 साल से एक ही मकाम पर जमी हुई हैं। अगर 15 साल से हम देखें, बल्कि इससे 15 साल और इसमें जमा कर लें, फिर इसमें मजीद 15 साल जमा कर लें, तो 45 साल से वही रूलर हमारे ऊपर जमे हुए हैं जिन्होंने इस एक्सपोर्ट को यहीं जमा और दबा के रखा हुआ है। कुछ लेट्स ट्राई समथिंग एल्स, इफ समथिंग, एक चीज़ अगर नहीं चल रही तो और बदल के देखते हैं।